ओके यंग मैन, थोड़ी देर आराम कर लो। स्पाई मास्टर ने दोस्तों के जाते ही मुझे ज़मीन पर लगे एक बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ठहरो, पहले लिबास तब्दील कर लो। उन्होंने एक कोने में रखे आम से लिबास की तरफ इशारा किया। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कीमती सूट से निजात हासिल कर ली। ये 2 मंजिला मकान था जिसकी निचली मंजिल में हमने ये गोरख धंधा फैला रखा था। ऊपर की मंजिल पर हमारा वाहिद साथी मौजूद था। विंग कमांडर बाटला के हाथ से चुराए कागजात पॉलिथीन के एक महफूज थैले में पैक होकर मेरे जिस्म का एक हिस्सा बन चुके थे। अब मेरे मरने के बाद ही इनकी मुझसे अलहदगी मुमकिन थी। यहाँ आने वाले हर एजेंट को 24 घंटे मुसल्ले और स्टैंड 2 रहने का हुक्म था, क्योंकि ये खासी हसास जगह थी और किसी भी लम्हे कुछ भी ज़हूर पजीर हो सकता था। हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इन लोगों ने मनसूबाबंदी पहले ही से कर रखी थी। जब स्पाई मास्टर ने मुझे मुख्तलिफ कोनों में लगे डेटोनेटरों की पोजीशन से आगाह किया और बताया कि अचानक दरपेश खतरे की सूरत में कहाँ कहाँ तार मुंसलिक करने हैं, तो मैं इनके इस हिफाजती निज़ाम पर अश कर उठा। यहाँ क़याम करने वाले को सबसे पहले गालबन ये लोग मुमकिन ख़तरात और इनके तदारक के लिए बरोएकार लाई जाने वाली तदाबीर से ही आगाह करते हैं। मैंने यहाँ की खसूसी अहमियत के पेश नज़र पिस्तौल अपने पास रखना ज़रूरी ख्याल किया और फिर खतरात को जहन से झटक कर खुद को नींद की देवी की आगोश में दे दिया, जो कब से मेरी सिमत उम्मीद भरी नज़रें जमाए अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। जब शऊर की बंद आंखों ने लाशऊर की अंधी पगडंडी पर धकेला तो मैं लुढ़कता हुआ उन जहानों में पहुंच गया जहां पल भर के लिए ही सही बहरहाल मेरे लिए अमान थी। हम बहरहाल इंसान थे, आंखें बंद करके कब तक सुहाने सपनों में खोए रहते। हकाइक से फरार भी एक हद तक मुमकिन था और अब हम इस हद से गुजर चुके थे। अब तो तलख हकीकतों के स्याह रंग हमारे गिरदा गिर्द अपनी जहरीली फुंकारे बिखेर रहे थे और हमें इस अकेली सच्चाई का सामना करना था कि बिना इसके नजात की राह नहीं थी। मैंने बड़े बड़े जियाले जर्नैलों को जिनके सीने बहादुरी के तमगों से भरे पड़े थे तन्हाई में रो रो कर खुदा के हुजूर पेशानियां रगड़ते देखा है। वो बारगाहे इलाही में बच्चों की तरह सिसकियां लेकर इल्तिजाए करते थे कि इलाही ये दिन देखना भी हमारा ही मुकद्दर था। पर आए दुश्मन का वार सहने का भी एक अपना लुत्फ है। जब कोई फौजी जवान अकेला 10 दुश्मनों से दस्त बदस्त जंग में जुट जाए तो जिस्म पर लगने वाली हर संगीन इसके गजब को बढ़ाती है, बुज़दिली की तरफ माइल नहीं करती। वो खून जो मादरे वतन की हरियाली के लिए बहे अर्जमंदों का खून होता है। दुश्मन से लड़ना मरना हमारा सिर्फ पेशा ही नहीं, इश्क भी था। वो जिनके सीने दुश्मनों की गोलियों से छलनी हुए, उन्होंने मुस्कुरा कर जान जाने आफरीन को सौंपी। उन्होंने जहाने जगम गाहे हक्को बातिल देखी, बढ़ चढ़ कर शहादत की हर सदा पर लब्बैक कहा, सिर्फ इसलिए कि वो सुरखरू हुए, सरफराज हुए। जब अचानक घात में लगे किसी अपने के हाथों फायर होने वाले लॉन्चर ने किसी मुजाहिद की जान ली तो कोई है कि कोई करब की उन घड़ियों का अंदाजा कर सके कितना इंतहानाक दर्द होता है वो बालिस्ट की किसी मुक्ति बाहिनी की चलाई गोली जब किसी 6 फीट के कड़ियल जवान के बाजू में घुस जाती तो इसकी रूहानी मौत तो वहीं वाक़या हो जाती थी। मैंने फील्ड अस्पतालों में वो शेरदिल जियाले जहनी अजाब भुगतते देखे थे जो किसी भी मरहले पर किसी भी हालत में दुश्मन का मुंह तोड़ने की हिम्मत रखते थे, जिन्हें भूखे प्यासे रहकर लंबी मुद्दत तक लड़ने का तजर्बा हासिल था, जिनके चेहरों से मौत भी हरियाली न छीन सकी, लेकिन जो अभी अज़मुर्दा चेहरा लिए बादल खासा गद्दारों से जंग में मसरूफ थे। अज़म की आहनी चट्टानें तड़कने लगी थीं, सर बुलंद जज्बे डगमगा रहे थे। उन्हें अगर कोई शय सरगर्म रखे हुए थी तो सिर्फ ये कि ये ज़मीन इनकी थी। यहाँ की फ़िज़ाएँ, यहाँ के मौसम, यहाँ के दरिया, पहाड़, खेत, फसलें, सब कुछ इनका था और जीते जी वो अपना ये सब कुछ दुश्मन को देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं भी इन्हीं में से एक था, इन्हीं की तरह लड़ने मरने वाला, एहसासात रखने वाला। शायद दिन के 12-1 बजे का वक्त था जब मैं अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। बाहर बादल गरज रहे थे जब मैंने सिर्फ कुछ आवारा सी बदरियों के टुकड़े जरूर आसमान पर मंडलाते देखे थे, लेकिन अब तो बादलों ने रात का समा पैदा कर दिया था। आंख खुलते ही बेख्तियार मेरा हाथ सिराने रखे पिस्तौल पर पड़ा। पहले तो मैंने यही समझा कि शायद बादल गरजने की आवाज़ से मेरी आंख खुली है, लेकिन मेरे कंधे पर स्पाई मास्टर का हाथ था और उन्होंने मुझे झंझोड़ कर बेदार किया था। दूसरे ही लम्हे सूरत हाल मेरी समझ में आ गई, क्योंकि हमारा तीसरा साथी स्टेन गन और गोलियों का बड़ा थैला संभालता तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जल्दी खेल खत्म कर दो, स्पाई मास्टर ने मुझे हुक्म दिया और मैं अपने काम में जुट गया।
उन्होंने कोड बुक अपनी जेब में अड़स ली थी और वहां मौजूद हर ऐसी चीज जिससे हमारी कोई भी पहचान मुमकिन हो सकती कमरे के वस्त में ढेर करने लगे। मैंने डेटोनेटर इस तरह फिक्स कर दिए थे कि दरवाजा खोलते ही मकान अपनी तमाम एहतियात और हमलावरों समेत भग से उड़ जाता। इस सारे अमल को पाया तकमील तक पहुंचने के लिए शायद सिर्फ 2 मिनट इसलिए लगे थे कि यहाँ एक तरतीब और तंजीम कार फरमा थी। मैं तो तरबियत याफ्ता कमांडो था ही जिसे ऐसे हालात से निमटने की खसूसी तरबियत दी जाती है, लेकिन स्पाई मास्टर भी मंजे हुए जर्नैल की तरह तमाम हालात को कंट्रोल किए हुए थे, वरना तो ऐसे मौके पर बड़े बड़े जीदारों का पित्ता पानी होने लगता है, हाथ पैर फूल जाते हैं और अच्छा भला काम भी गलत होकर बाइसे मुसीबत बन जाता है। उन्होंने इमरजेंसी से निमटने के लिए जो शानदार प्लानिंग कर रखी थी, इसे देखकर यही गुमान गुजरा था कि हम किसी जासूसी अड्डे पर नहीं बल्कि आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे हैं। शायद किसी मकामी मुखबर को शक हुआ था और उसने रिपोर्ट कर दी थी। वैसे भी इन दिनों आकाशवाणी अपने प्रोग्रामों में गाहे बगाहे ऐसे ऐलानात दोहराती रहती थी कि पाकिस्तानी घुसपैठिए और जासूस भारत में दुराए हैं। अगर आपको किसी पर शक गुजरे तो फौरन इंतजामिया के करीबी अड्डे को मुतला कर दें। और इसका ज्यादा असर यही हुआ था कि अक्सर नंबर बनाने के चक्कर में अक्सर पागलों को जासूस समझना शुरू कर दिया था। जहां कोई ऐसा मुश्तबा पागल इनके हत्थे चढ़ता, पहले वो मार मार कर इसका खुद बुरकस निकालते, फिर पुलिस या फौज के हवाले कर देते। इन दिनों सारे भारत की CID के तफ्तीशी मराकज इन्हीं पागलों से भरे पड़े थे। ऐसा वाकया शाज़ो नादिर ही कभी सुनने में या देखने को मिला था कि कोई असली घुसपैठिया जनता की कोशिश से गिरफ्तार हो गया हो। हमने लंबी लंबी बरसातियां ओढ़ रखी थी जिन्होंने हमारे लिबास को भी छुपा लिया था। अभी हम मुश्किल चंद गज दूर ही पहुंचे थे जब अचानक तेज बारिश ने हमें आ लिया। यह गैबी मदद का इशारा था जो मुझे हर दफा किसी न किसी सूरत मिल जाता और मेरे हौसले दो चंद हो जाते। बारिश की शिद्दत के साथ हमारी रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा था। मैं अब तस्वुर की आंख से पुलिस या फौज की बेबसी का नजारा कर रहा था। वो लोग भागम भाग इस तरफ आ रहे होंगे जहां मौत इनकी राह में आंखें बिछाए मुंतजिर थी। खैरियत ये गुजरी कि हमें बस्ती से बाहर आने तक किसी मुकामी शख्स से वास्ता न पड़ा। शदीद बारिश ने सबको दुबक जाने पर मजबूर कर दिया था और सब लोग आने वाले तूफान की हवलनाकियों से बेखबर अपने घरों में छुपे बारिश का नजारा कर रहे थे। बस्ती की आखिरी हद पर हमने चंद मिनट के लिए रुककर एक बड़े दरख्त के नीचे पनाह ली। स्पाई मास्टर की जेब से एक नन्हा सा ट्रांसमीटर बरामद हुआ। उन्होंने बंगाली जबान ही में किसी को कुछ अहकाम दिए थे और अभी उन्होंने सेट बंद करके बमुश्किल दोबारा जेब में रखा ही था जब हमारे अकब में तबाही मच गई। पहला धमाका इतना जोरदार था कि बस्ती के कई मकानों की बुनियादें भी लरज़ उठी थी। ये इस डायनामाइट का कमाल था जो पहले ही से यहाँ नस्ब किया गया था और जिससे मुंसलिक कई तारों में से किसी एक को भी मामूली सा झटका लग जाने पर इसने फटना था। पुलिस के जवानों ने पहले तो दरवाजे पर जोर आजमाई की होगी, फिर वो अपनी दानिस्त में चार्ज करते अंदर घुसाए होंगे और जैसे ही दरवाजे के पीछे लगे या खिड़कियों के साथ मुंसलिक तार को हल्का सा झटका लगा, इसने अपना काम दिखा दिया। अब वहां सिवाय खशोखाशाक के ढेर या फिर इन बदनसीब सिपाहियों की लाशों के कुछ नहीं रहा था जो किसी कारनामे की उम्मीद पर वहां गए थे। इसके बाद धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो टाइम बम था जो जगह जगह छुपाए गए थे ताकि डायनामाइट सिस्टम फेल होने की सूरत में इसके मुतबादल के तौर पर काम शुरू कर दें। हमारा सफर धमाकों के पसे पर्दा मौसीकी में जारी रहा और जब 2-2.5 घंटे के बाद मुख्तलिफ खेतों, पगडंडियों, सड़कों, नदी नालों से गुजर कर हम एक बड़ी सड़क के नजदीक पहुंचे तो बारिश थम चुकी थी। एक खाली टैक्सी को हाथ देकर हमने रोका और शहर के एक बारोनक चौक में उतर गए। बरसातियां तय करके हमने अपने बाजुओं पर फैलाई थी। इस बारोनक चौक से मास्टर ने इतने चक्कर मुझे दिए थे कि मैं तो क्या कोई कंप्यूटर भी होता तो इन रास्तों को अपने जहन में महफूज न रख सकता। मेरी हैरत तो दो चंद इस वक्त हुई जब एक जगह से फोन करने के बाद 2-3 ऐसी ही बारोनक गलियां घुमाकर मास्टर मुझे एक स्टोर पर ले आए। ये पाटिल का वही जनरल स्टोर था जिसमें इससे पहले मैं भी आ चुका था। पाटिल के कमरे में पहुंचने तक हमें गाहकों की भीड़ में से गुजर कर जाना था। मैंने और मास्टर ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि लोग हमारी तरफ ज्यादा तवज्जो न दें और किसी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे थे। पाटिल अपनी आरामदेह कुर्सी पर फोन सामने रखे शायद हमारा ही मुंतजिर था। इसने हमें उठकर ताजीम दी। मैं तो टॉयलेट में जा घुसा जहाँ ताज़ा पानी और नए कपड़ों का जोड़ा मेरा मुंतजिर था, जबकि सर ने टेलीफोन संभाल लिया था। गालबन वो हमारे बाद के हालात की जानकारी हासिल कर रहे थे। दुनिया भर के इंटेलिजेंस महकमों का तरीक़ेकार यही है कि वो कभी अपने बिग मास्टर को
दावों पर नहीं लगाते और किसी भी एरिया में काम करते एजेंटों पर मुमकिन स्पाई मास्टर अव्वल तो कभी स्क्रीन पर आता ही नहीं, और अगर आ भी जाए तो कभी हालात की मामूली सी बिगड़ती नोयत देखकर ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि एक मास्टर की ज़िंदगी बहरहाल बहुत से एजेंटों से ज़्यादा कीमती और काबिल कदर होती है। लेकिन यह मामला इसके बरक्स था। पिछले 2 रोज़ से मास्टर मेरे साथ थे और हमने मिलकर टारगेट हिट किया था, जो मेरी इतला की हद तक बिल्कुल अनोखी बात थी, क्योंकि दुनिया भर में स्पाई मास्टर सिर्फ पसे पर्दा रहकर ही कमांड करते हैं। अमली तौर पर मैदान में हरगिज़ नहीं उतरते। उन्हें अपने हर एजेंट से इतनी ही मोहब्बत थी जितनी किसी को भी अपनी जान से हो सकती थी। मैंने अब तक यही बात खसूसी तौर पर नोट की थी कि वो हमेशा खुद से ज़्यादा अपने साथियों के मुतल्लिक फिक्रमंद रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यही था कि यहाँ भी आते ही उन्होंने फ़ोन संभाल लिया था और अपनी साथियों की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। तबीयत की सारी कुशलमंदी तो थोड़ी देर पहले होने वाले हंगामे ही से दूर कर दी थी, लेकिन नहाकर तो मैं खुद को बिल्कुल ताज़ा दम महसूस करने लगा था। बाहर निकलने पर काफ़ी के गर्मा गर्म कप से पाटिल ने मेरा तवाज़ो किया। मास्टर अब टॉयलेट में जा घुसे थे। उनके बाहर आते ही पाटिल ने बाहर मौजूद चौकीदार को अंदर बुलाकर कुछ हिदायत दी और कैबिन का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके शीशों के सामने पर्दे तान दिए। सिर्फ एक शीशा इनके सामने वाला ऐसा ज़रूर था जो बेपर्दा रहा, क्योंकि ये ख़ास किस्म का शीशा था जिसमें से अंदर बैठे लोग नजर नहीं आते थे, जबकि अंदर वाला बाहर बखूबी देख सकता था। दरवाज़ा लॉक होते ही एक सफ़ेद चादर पाटिल की मेज़ दराज से बरामद हुई। इसने खुद ही चादर बिछाई थी और मास्टर ने नमाज की नीयत बांध ली। भला ऐसे लोगों को कोई जीत सकता है? मैंने भी 2 घड़ियां गनीमत जानी और इनके साथ खड़ा हो गया। खुदा के दरबार में पहुंचते ही फिर जख्म खुलने लगे। सच है, मसीहा सामने हो तो मरीज के बसा औकात भूले बसरे जख्म भी ताज़ा होने लगते हैं। दुआ को हाथ उठे तो उठे ही रहकर रह गए। दिलो दिमाग ने जुबान का साथ देने से इनकार कर दिया। एक गोला सा हलक के बीच अटक कर रह गया। कुछ कहना चाहा और कह ना पाया। बस आंसू थे कि दिल का खून इनके रास्ते बह बह कर गुनाहों के धब्बे धो रहा था। हमें खुद से नदामत थी। ये हमारे कर्मों का फल था जो हम चख चुके थे। ये हमारी करनी थी जिसे हम ही ने भरना था। ये नफरतों की फसल जिस किसी ने भी बोई, बहरहाल हमने इसे काटना था। इल्तिजाए नोके जुबान पर आकर फिसल जाती। ज़मीर कहता किसी ने मुंह से खुदा के हुजूर कुछ मांगने का हौसला कर रहे हो। अपने गिरेबान में मुंह डालकर झांको, तुमने किया क्या है? तुमने खुद पाकिस्तान से ज़्यादा बंगाली, बिहारी, पठान, पंजाबी, सिंधी और बलोची समझा। तुम सूबाई तअस्सुब में इस हद तक डूबे कि खुद को वहीं तक महदूद कर लिया। मिट्टी पर सिर्फ अपना हक जताने लगे। तुम्हें इस बात से भी तकलीफ पहुंचती थी कि तुम्हारे हिस्से से बच जाने वाले फालतू निवाले तुम्हारे भूखे और मुस्तहिक भाई के मुंह से क्यों जा रहा है। तुम्हारे क्रोध इतने बढ़ गए कि तुम अपने दरख्तों की छाया में से दूसरों को पनाह लेने से मना करने लगे। तुमने सब कुछ बुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक की रट लगानी शुरू कर दी और फराइज का लफ्ज़ सिर्फ तुम्हारी खुद साख्ता ज़हनी डिक्शनरी से यूं निकाला जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। कैसे कैसे गिनावने नारों को तुम्हारे मुतअस्सब ज़हनों ने तुम्हारे सियाह जुबानों के रास्ते उगला। तुमने पानी के मसले को, जुबान के मसले को अपनी आन का मसला बना लिया। अब भुगतो, अपने किए की सजा भुगतो। बदनसीबो, अब पछतावे के आंसू क्यों बहाते हो? नहीं, ये मगरमच्छ का रोना है। ऐसे रोने से रहमत बारी ताला जोश में नहीं आएगी। तब एक ही सदा रुए रुए से बुलंद होती, मौला रहम कर हमसे यूं मुंह न मोड़। हम लाख खताकार सही, आखिर को तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तेरे मानने वाले हैं, तेरे मुकद्दस नाम पर हासिल किए हुए मुल्क के वासी हैं। पर दरे तौबा था कि वाह होता नजर न आता था। इबादत के सुकून से किस काफिर को इनकार है, लेकिन कुछ नमाजें ज़िंदगी में ऐसी पड़ी जाती हैं जो ज़हन पर नक्श होकर रह जाएं। वो जो किसी ने नमाज इश्क की अदायगी तलवारों के साए में बयान की थी तो ठीक ही कहा था। वाकई मैदान जिहाद में की गई बंदगी का लुत्फ़ कुछ और ही होता है। नमाज से फारिग हुआ तो मुझे अपना वजूद हल्का होकर हवा में उड़ता महसूस हो रहा था। सर की तो बात ही कुछ और थी। वो रूहानी सुकून के जो मदराज तय कर रहे थे वो कुछ इन्हीं का हिस्सा था। पाटिल पर भी मैंने पहली मर्तबा एक मुकद्दस संजीदगी तारी देखी थी। वो आज तक मुझे हंसता मुस्कुराता ही नजर आया था, लेकिन अब खोया खोया दिखाई पड़ता था। शायद वो भी मेरी तरह इसी जज्बाती कैफियत का शिकार हो रहा था जिससे मुझे अक्सर साबका रहता था। बकिया वक्त हम यहीं गुजारेंगे, मास्टर ने जाए नमाज समेटते हुए पाटिल से कहा। राइट सर कहकर पाटिल वहां से उठकर बाहर निकल गया। मैंने एक कोने में रखा अंग्रेजी अखबार उठा लिया, जबकि मास्टर ने रेडियो की खबरों में दिल बहलाना चाहा।
लेकिन जहां कहीं आकाशवाणी के किसी स्टेशन पर सोई ठेरती झूठ और कज़ब तरह का तूफान सा बाहर को लपकता, मजबूर होकर उन्होंने रेडियो बंद कर दिया और वहां रखे दूसरे रसाइल में से एक का इंतखाब करके इसकी वरकगर्दानी करने लगे। पाटिल की वापसी 10-15 मिनट बाद चौकीदार के हमरा हुई थी, जो अपने हाथों पर खाने की ट्रे उठाए अंदर आ रहा था। यहाँ जरूरत की करीबन हर शय मौजूद थी। चौकीदार ने खुद ही एक अलमारी से बर्तन निकाल कर मेज पर सजाए और हम खाने में मसरूफ हो गए। मास्टर की गहरी आंखें सोचों के गुमार में थीं। वो बज़ाहिर तो हमारे साथ खाना खा रहे थे, लेकिन इनका जहन कहीं और था। लेकिन स्पाई मास्टर ही पर क्या मुवक्कफ, वहां तो हम तीनों एक ही कश्ती के सवार थे। मेरा ख्याल है अब आप दोनों साहिबान यहाँ वापस ही आ जाएं तो बेहतर होगा। हमें बहरहाल एक संजीदा मसले पर बात करना है। उन्होंने खाना खत्म करके हमें मुखातिब किया। जवाब में कम से कम मैंने तो जबरदस्ती दांत निकालने पर इक्तफा किया था, लेकिन पाटिल मुझसे ज्यादा बहादुर निकला। इसने बाकायदा हल्का सा कहकहा भी लगाया था। पाटिल के घुटने बजाने पर वही चौकीदार अंदर दाखिल हुआ और बर्तन समेट कर बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद ही हम लोग कहवे की प्यालियां सामने रखे आने वाले हालात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। रात को 12 बजे तुम्हें अब दोस्त लेने आएगी, वहां तक पाटिल तुम्हारे साथ जाएगा। स्पाई मास्टर ने मुझे जुदाई का संदेश दिया। फिर उन्होंने पाटिल को खतरे की सूरत में उठाए जाने वाले इक़दाम से मुतल्लिक मकामी कोडवर्ड्स में हिदायत दी। मेरे पल्ले खाक भी नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ वही बात अंग्रेजी या उर्दू में करते थे जिसका जानना मेरे लिए ज़रूरी होता। मकामी इंतजामातों इसराफ से मुतल्लिक कोई बात भी वो बंगाली या कोडवर्ड्स में करते थे। शाम के तकरीबन 5 बजे तक स्पाई मास्टर हमारे साथ रहे। फिर शायद वो टेलीफोन आ गया जिसके वो मुंतजिर थे और उन्होंने हमसे अलग होने का फैसला किया। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। कैसे कैसे लोग थे जिससे राहो रस्म रही। मचेले वो 2 दिन की मुलाकात से मेरे दिल में उनसे मुतल्लिक मोहब्बत के वो जज्बात पैदा कर दिए थे कि अब इनसे अलग होना भी मुसीबत दिखाई देता था। बॉय, तुम आज यहाँ से चले जाओगे, फिर तुम्हें कहाँ जाना है इसका मुझे भी इतना ही इल्म है जितना तुम्हें। तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अपनी ज़मीन पर हर वक्त तुम्हें दुश्मन से 2-2 हाथ करने के मौके नसीब हैं। हमारा बिजनेस ज़रा अलग किस्म का है। यहाँ बहादुर वो है जो डॉज देकर भाग सके। हम दुश्मन से टकराने की हसरत ही दिल में लेकर रह जाते हैं। खुदा ने अगर ये मौका दिया है तो इससे खूब फ़ायदा उठा लो कि खुशबख्ती हमेशा किसी का मुकद्दर नहीं रहती। तुम नौजवान हो, मुमकिन है कि भी जज्बाती भी रहे होगे, लेकिन सोचना सिपाहियों का नहीं सियासतदानों का काम है। तुम्हें सिर्फ लड़ना है, नताइज से बेपरवाह होकर दुश्मन से टकरा जाऊं। इसे बता दो कि हमारा खून आला है। मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अलविदाई पैगाम दिया। मैंने इसके बाद इनका ये सबक न भुलाया और आखिरी दम तक नताइज से बेपरवाह होकर लड़ता रहा। ऐसे अजीम लोग शाराए हयात के जान सुगल सफर में कभी कभी किसी मोड़ पर खुशबख्ती से नसीब होते हैं और चंद लम्हों ही के लिए सही अपनी अमर यादें देकर रुखसत हो जाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई थी जिसका ज्ञान शायद मैं अपने तौर पर कभी हासिल न कर पाता। पिछले 2 माह से जिस जहनी कश्मकश में गिरफ्तार था, इससे 2 मिनट में उन्होंने मुझे निकाल कर बाहर किया। वाकई फौजी नताइज से बेपरवाह होकर लड़ता है। मैं उन्हें सब कुछ कहना चाहता था मगर कुछ न कह पाया। शायद दुनिया में नजराने अकीदत पेश करने का इससे बढ़कर और कोई जरिया नहीं होता कि लफ्ज़ एहसास बनकर चेहरे पर फैल जाते हैं। गुड लक माय बॉय, फी अमानिल्लाह। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर अलग किया और मेरी तरफ देखे बगैर टॉयलेट में चले गए, जहाँ से बाहर निकलने का बगली दरवाजा उनका मुंतजिर था। पाटिल उनके पीछे ही रह गया था। शायद उन्हें बाहर भेजकर उसने वो दरवाजा दोबारा लॉक करना था। ये सारे सर बस ऐसे ही होते हैं। पहले दूसरों से मोहब्बत करते हैं, फिर उन्हें खुद से मोहब्बत करने की सजा देकर किसी रोज चुपचाप अलग हो जाते हैं। पाटिल ने वापस आकर शाम के कुछ ताज़ा अखबारात मेरे लिए मंगवा लिए और मुझे थोड़ी देर बाद वापस आने का कहकर बाहर निकल गया। शायद वो अपने इंतजामात का जायजा लेने गया था। मैंने अखबारात सामने फैला दिए। ये ज़रा सनसनीखेज खबरें शाया करने वाला अखबारात था। करीबन सभी की चीखती चिल्लाती सुर्खियां मज़ाफ़ाती बस्ती के इस धमाके के मुतल्लिक थीं, जिसमें पुलिस के 7 कर्मचारी मारे गए थे और इर्द गिर्द कई मकामात को नुकसान भी पहुंचा था। या फिर मुक्ति बाहिनी के जाली बहादुरी के कारनामे थे और पाकिस्तानी अफवाज के मुतल्लिक फरसूदा और घड़े घड़ाए जुल्म सितम की कहानियाँ। एक बात पर अलबत्ता मुझे ज़रूर हैरत हुई थी कि विंग कमांडर बाटला के यहाँ होने वाली चोरी या डाके के मुतल्लिक मामूली सी खबर भी किसी अखबार में नहीं छपी थी। खासे होशियार लोग थे वो। अपनी दानिश में उन्होंने बगैर तशहीर किए डाकुओं को काबू करने का फैसला किया था। मैं दिल ही दिल में उनकी बेबसी पर मुस्कुराता रहा। खुदा शाहिद था, अगर हमारा मुकाबला सिर्फ भारतीय अफवाज या
इंटेलिजेंस से था तो हमने उन्हें नाको चने चबवा दिए थे, लेकिन घर के वो तमाम भेदी जिनमें से हर एक 52 गज का था खुद ही लंका ढाने पर तुले हुए थे, इसलिए हमें इन रानों को संभालना खासा मुश्किल दिखाई देता था। यहाँ बैठे बिठाए अब मेरा दम घुटने लगा था। गो के पाटिल ने इस सिलसिले में मुझे कोई खास हिदायत नहीं दी थी, लेकिन मैंने कैबिन का दरवाजा खोला और टहलता हुआ स्टोर से बाहर आ गया। यहाँ से चंद गज के फासले पर मैंने एक पान सिगरेट का खोखा देखा था, वहीं से अयाशी के लिए एक मीठा पान खरीद कर मुंह में रख लिया और स्टोर के सामने ही चहलकदमी करने लगा। अभी मुझे बाहर निकले बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे जब अपनी गलती का एहसास भी हो गया। सामने से गुजरती कारों की लंबी कतार में से एक कार में मुझे ओमा की शक्ल दिखाई पड़ी। वो खुद ही कार ड्राइव करती जा रही थी। खुदा जाने इसने मुझे देखा भी था या सिर्फ मेरा वहम ही था, क्योंकि थोड़ी दूर जाकर मैंने इसे गाड़ी सड़क के साथ पार्क करते देखा। लेकिन अब मुझे अकल आ गई थी। मैं उल्टे कदमों स्टोर में दाखिल हो गया और सीधा कैबिन में जा घुसा। बतौर एहतियात मैंने सारे पर्दे गिरा दिए थे और दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया था। हकीकत तो ये है कि इसके अचानक क्यों दिखाई देने से मैं कुछ बौखला सा गया था। अब मुझे वहां बैठे 2-3 मिनट ही हुए थे कि सामने रखे टेलीफोन ने टर्राना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने इसे बजने दिया, लेकिन जब किसी तरह घंटी खामोश न हुई तो मुझे बादल नखास्ता रिसीवर उठाना पड़ा। हेलो, मैंने आवाज बिल्कुल बदल कर कहा। पाटिल बोल रहा था, महाशय जी खैर से वापसी हो गई। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मुझे सुकून बख्शा और मेरी हंसी निकल गई, लेकिन इस बात का एहसास भी हो गया कि यहाँ भी पुरस्रार आंखें मेरी निगरानी कर रही थी। हाँ यार, हो गई वापसी, लेकिन बोरियत की भी तो हद होती है। मैंने सहारा लेना चाहा। बोरियत का इल्म तो जनाब को तब होता जब वो कार से उतरकर सड़क पर आपसे बगलगीर हो जाती। खुदा की पनाह कितने खबरदार लोग थे वो। शायद स्टोर से बाहर निकलते ही मेरा ताकुब शुरू हो गया था। वंडरफुल, मैंने बेख्तियार कहा। शुक्रिया, लेकिन अब यहीं तशरीफ रखें तो मेहरबानी होगी। अगर दिल न बहले तो चौकीदार को अंदर बुलाकर अपनी ज़रूरत से आगाह फरमा दें। मैं जवाब में हंस दिया और सिलसिला मुनक़ता हो गया। पाटिल करीबन रात के 8 बजे वापस आया। इसने कैबिन में दाखिल होते ही एक शनाख्ती कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस पर मेरी तस्वीर लगी थी और मुझे खुफिया पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनाया गया था, जिसकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी। मैं हैरत और तहसीन के मिले जुले जज्बात से इसका मुंह तकते रह गया। ये दरअसल वो तस्वीर थी जो मेरी आमद से पहले ही मेरी पहचान के लिए मकामी दोस्तों को पहुंचाई गई थी, और अब एक सरकारी महकमे के शनाख्ती कार्ड पर मोहरों और सरकारी मखसूस निशानात के साथ मेरे सामने मौजूद थी। सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी, ग्लैड टू मीट यू, मुस्कुराते हुए पाटिल ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हैरत है मिस्टर पाटिल, मैंने उसे दाद दी। शनाख्ती कार्ड पर दर्ज अपना और वालिद का जारी नाम, अपने घरेलू एड्रेस और जिस्मानी निशानात मैंने एक नज़र डालते ही हिफज कर लिए और कार्ड मैंने पतलून के पिछली जेब में रख लिया। देर सिर्फ इसी चक्कर में ज्यादा हो गई, बाकी तो सब काम मुकम्मल था। पाटिल ने सफाई पेश की। इस तस्वीर में मेरे चेहरे से दाढ़ी गायब थी। मैंने सबसे पहले वहीं शेव करके दाढ़ी साफ कर डाली। पाटिल ने अपने मुलाजमीन को स्टोर बंद करने की हिदायत दे दी और हम दोनों कार में जा बैठे। कार एक शानदार होटल के सामने जाकर रुक गई। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर हमने लाइट साथ चाइनीज डिनर किया और तेज कहवा पीकर बाहर आ गए। अब पाटिल का रुख एक सनमा हॉल की तरफ था, जहां इसने अव्वल दर्जे की 2 नशिस्तें महफूज करवा रखी थी। वो असल में रात 12 बजे का वक्त गुजारना चाहता था। फिल्म तो नहीं थी, लेकिन कुछ रस ज्यादा नहीं था। हस्बे रिवायत फिल्म से पहले पाकिस्तानी अफवाज के जाली जुल्म सितम की डॉक्यूमेंट्री चलाई गई और अवाम को बेवकूफ बनाने के बाद 2-4 बेहुदा इश्तिहारात दिखाकर फिल्म चला दी गई। दौरान फिल्म में एक ही बात सोच रहा था, दुनिया में क्या कोई इतनी मक्कार कौम और भी होगी। मैंने यहूदियों को देखा तो नहीं था, लेकिन इनके मुतालिक बहुत कुछ सुन पढ़ रखा था। दूसरी जंग अजीम पर बनने वाली फिल्मों में नाजियों के मजालिम देख देख कर एक जमाना वो था कि मुझे नाजियों से नफरत होने लगी थी। हिंदुओं के मुतालिक अपने बुजुर्गों से कहावतें सुन रखी थी। अपने कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक जानता था कि वो किसी भी मरहले पर एक लम्हे के लिए भी कांग्रेस पर एतवार करने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन उन्हें देखने, समझने और महसूस करने का मौका कुदरत ने अब फराहम कर दिया था। वो इस कौम के साथ महज चंद हफ्ते गुजार कर ही ये बात मेरे ईमान का हिस्सा बन चली थी कि रूए ज़मीन पर इससे ज़्यादा मक्कार कौम और कोई नहीं। वो लोग झूठ इस शिद्दत से और इतने मौसर तरीके अंदाज में बोलते थे कि वाकई वो सच दिखाई देने लगता है। अपने टीवी, फिल्मों, रेडियो, गर्ज ज़राए बलागे आमा के हर मीडियम से वो दिन रात तसलसल से झूठ नशर कर रहे थे। ऐसा झूठ जिसके पाँव भी थे, जो अपने कदमों पर चलकर सुनने और देखने वाले तक ना सिर्फ पहुँचता था
बल्कि इसे वरगलाता भी था। फिल्म के खात्मे पर हम बाहर निकले तो रात के 12 बज रहे थे। अब हमें मजीद 1 घंटा गुजारना था। इस मरतबा पाटिल की कार का रुख समुंदर किनारे बने एक शानदार नाइट क्लब की तरफ था। एक लंबी कतार में हमने भी अपनी कार पार्क की और मैं उतर कर दाखिली दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन पाटिल लपक कर मेरे पीछे आया। ठहरिए जनाब, इसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ठहर गए जनाब, मैं मुस्कुराया। पाटिल ने गाड़ी के दरवाजे लॉक किए और मुझसे मुखातिब हुआ। इस तरफ जनाब, इसने मुखालिफ सिमत में इशारा किया। आपको अलविदा कह के मैं यहाँ जरूर आऊँगा। आप तरद्दुद न कीजिए, अब हमें 1 घंटे तक पैदल सफ़र करना है। इसकी ज़हानत पर अब मुझे रश्क आने लगा था। हम दोनों पैदल ही सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। इस एरिया में कोस्ट गार्ड्स ड्यूटी करते हैं और अपना कोई यार आजकल इधर नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोझ आप ही को उठाना होगा। अपने ओहदे का रोब बेझिझक होकर डालिए। वायरलेस पर इंक्वायरी करने पर भी जवाब हाँ में ही मिलेगा। इसने चलते चलते मुझसे कहा। अभी हम मुश्किल 1.5-2 मील दूर ही पहुंचे थे जब इसके अंदाजे के मुताबिक सड़क पर दूर रोशनी का एक फुआरा सा छूटा, जिसने अब जीप की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पाटिल रोशनी देखते ही वहां से हट गया। उसका रुख इन खौरदार झाड़ियों की तरफ था जो सड़क के सिलसिले के साथ साथ दूर तक फैलती चली गई। मैं इत्मीनान से सीटी पर एक धुन गुनगुनाता अपनी चाल चलता गया। मेरे नजदीक आकर जीप ठहर गई, लेकिन मैं बदस्तूर चलता रहा। ए रुको, इसकी आवाज़ पर इनकी सिमत घूम गया। एक पेटी अफसर मेरी तरफ मुंह उठाए मुझे घूर रहा था। तुम्हारा कमांडर कौन है? इनके कुछ पूछने से पहले ही मैंने सवाल दाग दिया। आप कौन हैं? इस पेटी अफसर ने मुझे बड़ी शाइस्तगी से मुखातिब किया। पहला सवाल मेरा था। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराया। मुझे ही जानिए, जवाब मिला। किस तरफ से पेट्रोल कर रहे हो तुम लोग? मैंने बराह रास्त इसकी आंखों में झांका। अपनी शनाख्त करवाओ वरना। इसने होलेस्टर से पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ तान लिया। सब इंस्पेक्टर इन स्पेशल ड्यूटी। मेरी आवाज़ खासी बारोब थी। योर आइडेंटिटी सर। स्पेशल ड्यूटी का जिक्र आते ही इसका पिस्तौल वाला हाथ झुक गया। मैंने जेब से कार्ड निकाल कर सामने रख दिया। इसने एक सरसरी नज़र कार्ड पर डाली और मुझे लौटा दिया। क्षमा कीजिए, मेरी मौजूदगी को इस इलाके में भूल जाना। किसी पेट्रोल से भी जिक्र ना हो, मैंने इसे तंबीह की। स्पेशल ड्यूटी अफसरान की हैसियत यहाँ गुस्टापू जैसी होती है, जिसके मेजर से जुर्मन बाकायदा अफवाज के कर्नल भी सहम जाते हैं। इसलिए इसके सरापे में भी खासा इनकसार झलकने लगा था। राइट सर, इसने एड़ियाँ बजाई। थैंक यू कहकर मैं आगे बढ़ गया। इन लोगों की जीप भी मेरे साथ ही आगे बढ़ गई। पाटिल जीप के वहां से दफा होते ही झाड़ियों से निकलकर भागता हुआ मुझसे लिपट गया। गुड फाइन, इसने मुझे दाद दी। सब आपकी दया है श्रीमान जी, मैंने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हम दोनों ने एक साथ ही कहका लगाया और सुए मंजिल गामजन हो गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम ठीक वक्त पर इस जगह पहुंच गए थे जहां से मुझे इससे पहले एक बार फरार होना पड़ा था। शायद इस इलाके की नौइयत ही कुछ ऐसी थी कि ज्यादातर गैर कानूनी काम इस तरफ से अंजाम पाते थे। मुझे इस पॉइंट का बिल्कुल इल्म नहीं था जिसे हमने बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करना था। यहाँ भी शायद मास्टर और इनके खास 2 एजेंट ही इन मखसूस मकामात से आगाह थे, जिन्हें मुख्तलिफ नंबर देकर उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए मखसूस कर रखा था। ना तो मैंने पाटिल को ये बताया कि इससे पहले मैं इस इलाके की यात्रा कर चुका हूँ, ना ही इससे इस इलाके के मुतल्लिक कुछ दरियाफ्त किया। असल में ये सब लोग अपने काम में माहिर हो गए थे। उन्हें भी मेरी तरह तरबियत की सख्त भट्टियों से कुंदन किया गया था, जहाँ से निकल कर आने वाले खुद ब खुद एक मखसूस सांचे में ढल जाता है। कोई ऐसा गैर महसूस इशारा भी इसकी गुफ्तगू से नहीं मिलता है जिससे इनकी राजदारी पर जरा सा हरफ भी आ सके। हर एजेंट दूसरे एजेंट से यही उम्मीद करता है कि वो भी इसकी तरह सिवाय काम की बात के बाकी तमाम बातों से गैर मुतल्लिक रहेगा। मुझे इल्म नहीं था कि मैंने इसके बाद फिर भी कभी कोलकाता आना था या नहीं। इसके बावजूद मैंने इस जगह का नाम पूछना भी गवारा न किया। हालांकि सड़क के किनारे लगे किसी संग मील से भी इस तरफ रहनुमाई हो सकती थी। सड़क यहाँ से कम से कम 2 मील दूर थी और अब हम जिस जगह खड़े थे वहां तक पहुँचने के लिए कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। रेत और कांटेदार झाड़ियों में हमारा सफर जारी था। रात 1:45 बजे हम बिलाखिर इस जगह पहुँच गए जो हमारा मतलूबा पॉइंट था। कितना सही अंदाजा था पाटिल का। ओके सर, अब आप हमसे रुखसत हो रहे हैं। मेज़बानी में कमी हो गई हो तो माफ़ी। इसने रिवाल्वर होलेस्टर से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया था। ये बात कहते हुए इसका चेहरा तो बिल्कुल गैर जज्बाती था, लेकिन इसके दिल में जो भंवर चकरा रहे थे इनकी शिद्दत का अंदाज़ा मैं बखूबी कर सकता था। बहरहाल वो इंसान था।
अपने मुल्क से इंतहाई मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, और मैं इस पाकिस्तान की तरफ जा रहा था जो इसका वतन था। मेरे दोस्त, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसका अजर बहुत सी नस्लें मिलकर भी अदा नहीं कर पाएंगी। तुम बहुत अजीम लोग हो, हमारे तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा बढ़कर अजीम। आज जो तारीख तुम्हारे जिस्मों पर लिखी जा रही है वो कल जब किताबों में लिखी जाएगी तब शायद तुम तो इस दुनिया में नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी जिंदा व जावेद कारनामे आने वाली नस्लों को बावकार ज़िंदगी गुजारने की राह ज़रूर दिखाते रहेंगे। ये बात कहते हुए मैंने महसूस किया था जैसे मेरी आंखें नमालूद हो रही थी। पाटिल ने तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। हम दोनों ने अपने कोट उतार कर बाजुओं पर दोहरे कर रखे थे। मुझे तो कपड़े खराब होने की कुछ परवाह नहीं थी, लेकिन पाटिल को वापस नाइट क्लब पहुंचकर कार भी हासिल करना थी। वो इस सिलसिले में खास एहतियात बरत रहा था। हमने अपने अपने पिस्तौल और टॉर्च हाथों में पकड़ी हुई थी, जबकि 3 हैंड ग्रेनेड किसी मुमकिन आफत से बचने के लिए हमारे सामने मौजूद थे। इनकी कुव्वते बर्बादी आम दस्ती बमों से 2 गुना थी और खसूसी तौर से ये इन्हीं लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल रहते थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।